बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 237 इक़्सा सुन चुके हैं और अब 238 की मुलाहिज़ा फरमाएं। इस बार कौंसल के अलावा एक और शख्स भी मौजूद था। इत्तफाक से सफीर मोहतरम आज ही एक काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ गए। अब यही तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे। शाम के सफीर ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया, मुझे बैठने का इशारा किया और बोला, तो तुम्हारा नाम एलन ग्राहम है। ये मेरा फर्दी नाम है, मैंने कहा, और ये बात मैंने सुबह ही बता दी थी। तुम्हारा इसरार है कि तुम अली यार खान हो, जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक वो खबर मसलतन शाया कराई गई थी और उसमें मेरी मर्जी को दखल था। मुझे नहीं मालूम था कि किसी रोज यही बात मेरे लिए ज़हमत का सबब बन जाएगी। मैंने सफीर की बात काट दी, मगर उसके चेहरे से नागवारी जाहिर नहीं हुई। देखो, ये अमेरिका है, यहाँ के लोगों को तरह तरह के खब्त हैं। अखबार में किसी जुर्म की खबर छपती है तो बहुत से सर फिरे इतराफ जुर्म के लिए थाने पहुंच जाते हैं, जबकि दर हकीकत उनका इस जुर्म से दूर का भी वास्ता नहीं होता। मैं कोई खबती नहीं हूँ सफीर मोहतरम, मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। मुझे एहसास है कि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आपको बखूबी अंदाजा होगा कि मेरे वक्त की कीमत आप लोगों के वक्त की बनिस्बतन कितनी ज्यादा है। तलख होने की जरूरत नहीं, सफीर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आकर कोई दावा किया हो। ये पहला मौका है और तुमने दावा भी इस किस्म का किया है जिसने हमें चकरा के रख दिया है। होना तो ये चाहिए था कि हम तुमसे सरफे नजर कर देते, लेकिन तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे साथ सर खपा रहे हैं। क्या आप मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं? मैंने कहा। मेरा लहजा बदस्तूर तलख था। सफीर ने नवी में सारी लाया। पूरी अरब दुनिया अली यार खान की खिदमत से वाकिफ है, जो उसने फलस्तीन के लिए सर अंजाम दी। हम उस शख्स तक का एहतराम करने पर मजबूर हैं जो इस नाम से मुतल्लक भी हो। मुझे दादो तहसीन की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी तवज्जो की जरूरत है। जब तक आपको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि मैं ही अली यार खान हूँ, बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। हम इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं कि इस मसले का हल तलाश किया जा सके। सफीर ने बड़ी मतानत से कहा, यह कोई सफारती मसला नहीं है जनाब, फौरी तवज्जो तलब मामला है। अगर आप इस मसले को हल करने के लिए कितना वक्त सर्फ करने का इरादा रखते हैं। मेरी ये बात उसे नागवार गुजरी थी, मगर उसने जाहिर नहीं किया और पहले के से पुरसुकून अंदाज में बोला, तुम्हारे दावे की तस्दीक करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं। वैसे भी बारे सबूत मुदई के जिम्मे होता है। ये तो तुम्हारा काम है कि तुम अपने दावे का कोई ऐसा सबूत पेश करो जो हमारे लिए काबिले कबूल हो। तमाम दिन मुझे अब से बेजा में रखने के बाद मुझसे ये फरमाइश की जा रही है। क्या ये ज्यादती नहीं है? अगर तुम कोई काबिले कबूल सबूत पेश कर सको तो हम तुमसे माफी मांग लेंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि गोटेल के जनरल टेरेस से मेरे दावे की तस्दीक की जा सकती है। मेरी बात सुनकर सफीर ने सवालिया नजरों से कौंसल की तरफ देखा और वो गड़बड़ा कर बोला, जी हाँ, इसने कहा तो था, फिर तुमने क्या किया? सफीर ने खुश्क लहजे में पूछा। मैं तो इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, फिर मामला एक सरबराह हुकूमत का था, इसलिए हम आंख बंद करके तो उससे राब्ता नहीं कर सकते थे। तुम्हें कम अज कम मुझसे इस बात का जिक्र तो करना चाहिए था, या ये भी गैर जरूरी था? वो दरअसल मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये बात मेरे ज़हन से ही निकल गई थी। चलो अब गोटेल फोन करो, सफीर ने नाखुशगवार लहजे में कहा और कौंसल ने फौरन ही रिसीवर उठा लिया। तुम्हें जनरल टेरेस का फोन नंबर मालूम है या? मैंने उसकी बात पूरी होने से कबल ही उसे जनरल टेरेस का फोन नंबर बता दिया, जो उसके बहुत ही करीबी लोगों के लिए मखसूस था। राब्ता मिलने पर तुम कह सकते हो कि अली यार खान जनरल टेरेस से बात करना चाहता है। मैंने कहा, हमें क्या मालूम कि ये नंबर किसका है? सफीर ने सरदंश करने वाले अंदाज में कौंसल से कहा। सदारती महल के इन नंबरों पर रिंग करो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। जी बेहतर, कौंसल ने कहा और इंटरकॉम पर किसी को हदायत की कि उसे गोटेल के सदारती महल के फोन नंबर फराहम करे। चंद मिनट के अंदर अंदर एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और एक पुर्जा कौंसल के हवाले कर दिया। कौंसल ने बुलंद आवाज में नंबर दोहराने के बाद तंजिया लहजे में कहा, ये वो नंबर तो नहीं जो तुमने बताए थे? तुम्हारी यादाश्त कुछ कमजोर लगती है। किसी सरबराह ममलिकत से फोन पर बात करना भी आसान नहीं होता। मैंने उसके लहजे का असर लिए बगैर कहा, लिहाजा राब्ता मिलने पर यही कहना कि अली यार खान जनरल से बात करना चाहता है, वरना वक्त जाया करने की सिवा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद लाइन मिल गई और उस अहमक कौंसल जनरल ने मेरी हिदायत पर अमल करने की बजाय अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं न्यूयॉर्क शाम का कौंसलेट जनरल बात कर रहा हूँ, उसने फोन पर कहा। दूसरी तरफ से जवाब में मालूम नहीं क्या कहा गया, मगर कौंसल के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि उसे बहुत हौसला शिकन जवाब मिला है। उसने जवाब में कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकते कर दिया गया। वो अपना सा मुंह लेकर रह गया।
तुमने निहायत हमाकत का सबूत दिया है। सफीर ने सख्त लहजे में कहा। जो कुछ उसने कहा था तुम्हें उस पर अमल करना चाहिए था तुम्हें। जनरल टेरेस आराम कर रहे हैं जनाब, कौंसल ने कहा। जाहिर है उनके आराम में उनकी इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं किया जा सकता, इतना तो मैं भी समझता हूँ, सफीर ने तंजिया लहजे में कहा। और ये भी जानता हूँ कि हमें उससे इस तरह राब्ता करते कई दिन भी लग सकते हैं। दोबारा फोन करो, मैंने कहा, और इस बार वो कहो जो मैंने कहा है। इस वक्त गोटेल में रात होगी और सुबह होने से कबल ये कतई नामुमकिन है कि उससे किसी भी तरह राब्ता हो सके। मेरी बात पर अमल करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, मैंने कहा। मेरा दावा है कि अगर इस बार भी पहले की तरह कोई हौसला शिकन जवाब मिला तो मैं अपने दावे से दस्तबदार हो जाऊंगा। हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है, सफीर ने कहा और कौंसल से बोला, नंबर मिलाओ। कौंसल जनरल ने, जिसका नाम ज़ुबैर बिन हयान था, दोबारा नंबर मिलाने की कोशिश शुरू कर दी और राब्ता मिलने पर उसने वही बात दोहराई जो मैंने कही थी। चांद लम्हे वो दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनता रहा। फिर उसने कलमदान में से कलम निकालकर टेबल कैलेंडर पर कुछ लिख दिया और शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? सफीर ने पूछा। जनरल टेरेस 1 घंटा कबल ही सोने के लिए गए हैं, ज़ुबैर ने कहा। उस तरफ से बोलने वाले का कहना है कि अली यार खान के लिए उन्हें उठाने की ज़हमत दी जा सकती है, लेकिन चूंकि वो गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान बेहद मसरूफ रहे हैं, इसलिए अगर रहमत ना हो तो उन्हें इस बराह अब पर रिंग कर लिया जाए। ज़ुबैर ने लिखे हुए नंबर दोहराए। मैंने तो पहले ही तुम्हें नंबर दिया था मगर तुम नहीं माने। ठीक है, सफीर ने कहा। अब अगर तुम कहो तो सुबह तक इंतजार कर लिया जाए। नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। मैं मजीद अब से बेजा में रहने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि कच्ची नींद उठाए जाने पर वो झुंझुला जाए। ये सब कुछ सोचना मेरा काम है और मैं कह रहा हूँ कि तुम नंबर मिलाओ और उससे खुद बात करने की बजाय रिसीवर मुझे दे दो। मेरे इसरार पर तीसरी बार नंबर मिलाया गया और राब्ता मिलते ही ज़ुबैर ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। सफीर ने इस पर एतराज नहीं किया था। मैंने रिसीवर लेकर कान से लगाया। घंटी बजने की आवाज आ रही थी। 5वीं घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और कैथी ब्राउन की नींद में डूबी हुई खुमार आलूद आवाज सुनाई दी। हेलो, क्या हाल है कैथी? बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मैंने शोख लहजे में कहा। कौन? अली? कैथी की चौंकी हुई आवाज आई। शुक्र है तुम मेरी आवाज नहीं भूली, वरना मैं तो सोच रहा था कि शायद मुझे अपनी शिनाख्त करानी ही पड़ जाए। मजाक मत करो, कैथी ने बुरा मानकर कहा। तुम बहुत बेमुरव्वत आदमी हो, इतने अरसे से कहाँ गायब हो? फोन तक करने की जहमत नहीं की। मेरी बेमुरव्वती का शिकवा बाद में कर लेना, पहले ये तो पूछ लो कि मुझ पर अफ्ताद क्या पड़ी जिसकी वजह से इतनी रात गए तुम्हें जहमत देने पर मजबूर होना पड़ा। तुम रस्मी बातें भी बहुत करने लगे हो, कैथी ने शिकायती लहजे में कहा। दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए करके हमें जहमत होगी? अरे तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है डियर, मैंने हंस कर कहा। दरअसल मैं एक मामले में उलझ गया हूँ और मेरी शिनाख्त का मसला दरपेश है। तुम हो कहाँ? कैथी के लहजे में इस्तराब था। खतरे की तो कोई बात नहीं। नहीं डियर, खतरे की कोई बात नहीं। मैं यहाँ न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे दोस्तों के दरमियान हूँ जिन्होंने मेरे मरने की खबर पढ़ ली थी। अगर वो मेरे सूरत अशना होते तो ये कॉल ना करनी पड़ती। जनरल टेरेस उठ गए हैं, कैथी ने कहा। लो, इनसे बात करो। हेलो अली, तुम कहाँ हो? जनरल की आवाज आई। जवाब में मुझे दोबारा दोहराना पड़ा कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मेरी शिनाख्त का मसला दरपेश है। मुझे बहुत खुशी है कि किसी काम से ही सही तुमने कम अज कम मुझे याद तो किया, जनरल टेरेस ने खुशगवार लहजे में कहा। मुझे बहरहाल इस बात का अफसोस है कि रात के इस पैर मुझे तुम्हारी नींद में मुखल होना पड़ा, लेकिन मामला ही ऐसा है कि मैं सुबह तक सब्र नहीं कर सकता था। फजूल बातें मत करो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कर क्या सकता हूँ। मेरे सामने शाम के सफीर तशरीफ फरमा है। जो कुछ ये तुमसे मेरे बारे में पूछे तुम इन्हें बता दो। मैंने अपना नाम लेने से इसलिए गुरेज किया है कि कहीं इस पर भी शुबा न किया जाए। परवाह मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा, जनरल टेरेस ने कहा। तुम रिसीवर उन्हें दो। मैंने रिसीवर सफीर की तरफ बढ़ा दिया और उसने रस्मी गुफ्तगू के बाद कहा, ये साहब जो अभी आपसे बात कर रहे थे जनाबे अली, ये हमसे एलन ग्राम के नाम से मिले और बाद में इन्होंने एक ऐसा शख्स होने का दावा कर दिया जो हमारी मालूमात के मुताबिक गोटेल में बम के एक धमाके में जाँ बहक हो गया था। इन्होंने अपने बारे में तस्दीक करने के लिए आपका हवाला दिया था, इसलिए सफीर खामोश होकर दूसरी तरफ कही जाने वाली बात सुनता रहा और फिर बोला, जी हाँ जनाब, जी नहीं, मैं मुतमईन हो गया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं योर ऑनर, आपकी तस्दीक के बाद शुबे की क्या गुंजाइश रह जाती है? जी बेहतर, मैं रिसीवर इन्हें दे रहा हूँ। सफीर ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाया। लीजिए जनाब, वो आपसे मजीद बात करना चाहते हैं। मैंने रिसीवर उससे लेकर कान से लगाया और वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे से पसीना पूंछने लगा। तुम गोटेल कब आ रहे हो अली? जनरल टेरेस कह रहा था। मैं और कैथी ब्राउन शिद्दत से तुम्हारे मुंतजिर हैं। फुर्सत मिलते ही तुम्हारी तरफ आऊंगा जनरल। जनरल टेरेस ने जवाब में एक कहका लगाया। तुम गलत कह रहे हो, अगर तुम्हारी मसरूफी थी तुम्हें इस तरफ खींच लाए तो दूसरी बात है, वरना ऐसे तो तुम आने वाले नहीं हो।
अपनी मसरूफियात की वजह से मुझे बहुत से लोगों के रूबरू शर्मिंदा होना पड़ता है जनरल। दुआ करो फलस्तीन आज़ाद हो जाए ताकि मैं अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल सकूं। और मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना तो नहीं था, मैं तो दिल से चाहता हूं कि कभी तुम फुर्सत से यहाँ आओ। खैर, आइंदा मुलाकात तक के लिए खुदा हाफिज। कैथी ब्राउन से बात करो। चलने में बाद रिसीवर से कैथी की आवाज उभरी, खुदा हाफिज अली। बाद लोग दिल से इतने करीब होते हैं कि दूर रहकर भी दूर नहीं होते। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दिल से दुआएं करती रहती हूँ। तुम जैसे पुरखलूस दोस्तों की मोहब्बत ही मेरा ज़ादेरा है डियर कैथी। यकीन करो इस वक्त तुमसे बातें करके इस कदर खुशी हुई है कि शायद अब सुबह तक इस खुशी में नींद ही ना आए। तब तो मैंने इस वक्त फोन करके बहुत बुरा किया। मैंने हंस कर कहा, सुबह तक के लिए जो तुम्हारी नींद बर्बाद कर दी। ऐसा ना कहो अली, और कभी कभी फोन तो करते रहा करो। इस तरह कम अज कम तुम्हारी खैरियत ही मिलती रहा करेगी। कोशिश करूंगा डियर। मैंने कहा, अब इजाजत दो, काल भी बहुत तवील हो गई है। ख्वा मुखा सिफारत खाने वालों के लिए इखराजात में इजाफा हो रहा है। कैथी की मुतरन्नम हंसी सुनाई दी, खुदा हाफिज अली। मैंने फोन बंद करके उन दोनों की तरफ देखा जो सन्नाटे के आलम में मुझे देख रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैंने कोई गलत दावा नहीं किया था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे सरफरोश से मुलाकात होगी। सफीर ने कहा, मैंने आपका जिक्र तो बहुत सुना था और ख्वाहिश मेरे दिल में थी, मगर ये मालूम नहीं था कि ये ख्वाहिश कभी अमली रूप भी इख्तियार कर सकेगी। अगर आपको यकीन आ गया हो तो इन दोनों हजरात को रुखसत फरमा दीजिए। मैंने एकल और जैकल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अब भी मेरे अकब में दरवाजे के पास चौकस खड़े थे। इनकी मौजूदगी से वहशत हो रही है। ओह हाँ, ज़ुबैर बिन हयान ने भुखला कर कहा, तुम लोग जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। ये बात मेरे इल्म में थी कि आप उस हादसे से जिंदा बच निकले थे, सफीर ने कहा, और मैंने उसे घूर कर देखा। अगर ये बात आपके इल्म में थी तो आपके रवैये का मैं क्या कहूँ। मैंने खास से खराब लहजे में कहा, देखिए बुरा ना मानिएगा, मैंने इस किस्म की खबरें सुनी जरूर थी, मगर उनमें से कभी किसी खबर की तस्दीक नहीं हो सकी थी, जबकि आपके मरने की खबर मुसद्दका थी। इस सूरत में आपके दावे की तस्दीक करना ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में सारी लाया, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बैरूत के बाद अब इसराइल की नजरें शाम पर लगी हुई हैं। हर चंद के हमारी अफवाज सरहदों का दिफा कर रही है, लेकिन ताकत का तवाज़न वाज़े तौर पर इसराइल के हक में है। अमेरिका की पुष्पनाई की वजह ये तवाज़न और ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसे में हम किसी साजिश के इम्कान को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते और हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। मैं समझा नहीं कि साजिश से आपकी मुराद क्या है। ये ऐन मुमकिन है कि इसराइल या अमेरिका के एजेंट हमारी सफ़ों में घुसने की कोशिश करें, और अगर कोई एजेंट अली यार खान जैसे मोतबर नाम से हमारे दरमियान घुसने में कामयाब हो जाए तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है सफीर मोहतरम, मुझे जो रहमत हुई वो अपनी जगह, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि आप लोग इंतहाई मोहतात हैं। मैंने कहा, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने साथी को फ़ोन करके मुतला कर दूं, क्योंकि मैं उसे एक आध घंटे में वापस आने का कह कर निकला था। मेरे वापस ना पहुंचने पर वो बेहद परेशान हो रहा होगा। मैंने बुढ़ को फोन किया, वो वाकई बहुत परेशान था। सिल्विया को भी तशवीश थी। बुढ़ ने बताया कि अब वो मेरी तलाश शुरू करने ही वाला था। मैंने उसे तसल्ली दी और उनसे कहा कि मेरी वापसी में अभी कुछ देर लगेगी। जिस वक्त मैं फोन पर बुढ़ से बात करने में मसरूफ था, ज़ुबैर बिन हयान ने चाय मंगवा ली। इन तकल्लुफात की क्या जरूरत थी। फोन बंद करने के बाद मैंने कौंसल जनरल से कहा, ये तकल्लुफात कहाँ है, इस वक्त तो जरूरत है। ज़ुबैर ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि सारा दिन आपने कुछ खाए पिए बगैर गुजारा है। ये बात मैं आपसे कहने ही वाला था ज़ुबैर, अगर दुश्मन भी आपकी कैद में हो तो उसकी जरूरियात का ख्याल रखना आपके फराइज में शामिल हो जाता है, और मैं तो सिर्फ एक मुश्तबा आदमी था, कोई मुजरिम भी नहीं था। मुझे इसका एहसास है अली, और इसमें मेरी गफलत का भी दखल है। ज़ुबैर ने कहा, आइंदा तो खैर मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन इस वक्त आपके साथ होने वाली ज्यादती के इजाले के लिए मैंने रात के खाने का बंदोबस्त किया है। इसकी जरूरत नहीं, आपने जिस कदर लवाजमात का एहतमाम कर लिया है यही बहुत है। नहीं अली, सफीर ने दखल देते हुए कहा, अगर आप खाना हमारे साथ खाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। वो तो खैर देखा जाएगा। इस वक्त तो आपको मुझसे ये पूछना चाहिए था कि यहाँ मेरी आमद का मकसद क्या था। वो भी हो जाएगा, पहले आप कुछ खा पी कर ताज़ा दम तो हो जाएं। सफीर ने कहा, ये सैंडविच लीजिए। शुक्रिया। मैंने सैंडविच लेते हुए कहा, आप लोग पार्किंसन नामी किसी शख्स से वाकिफ हैं? क्यों नहीं, सफीर और कौंसल ने बैक वक्त कहा। फिर कौंसल बोला, वही मिस्टर पार्किंसन जो शाम में अद्वियात की फैक्ट्री लगाने के ख्वाहिशमंद है। हाँ, मेरा ख्याल है ये वही मिस्टर पार्किंसन है जिनसे कल शाम आपके किसी आदमी ने मुलाकात भी की थी। आपको उस मुलाकात का कैसे इल्म हुआ? ज़ुबैर ने हैरत से कहा, मिस्टर पार्किंसन ने तो महज राजदारी की गरज से बाहर मुलाकात की थी।
उन्हें किस बात का खतरा है? मैंने पूछा। शायद आप मिस्टर पार्किंसन पर किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं अली, सफीर ने कहा। इसलिए जरूरी है कि मैं उनके बारे में कुछ तफसीलात आपके गोश गुजार कर दूं। जरूर कीजिए सफीर मोहतरम, मैंने उनके मामले में खुसूसी दिलचस्पी ली है। उनकी जात में आपकी इस कदर दिलचस्पी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही है। ताम उनकी जात शक्को शुबे से बालातर है। वो दरअसल साइंस के शोबे से मुतल्लक आदमी है और कैंसर पर रिसर्च करते हैं। आपको मालूम है कि ये किस कदर मोजी मर्द है जिसका इलाज दरियाफ्त करने के लिए पूरी दुनिया में तहकीकात हो रही हैं, मगर ताहाल इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। अपनी तहकीकात के दौरान मिस्टर पार्किंसन को एक बूटी के मुतल्लक इल्म हुआ जो शाम के इलाके में बकसरत पैदा होती है और जिसे जमाना कदीम से ही बिगड़े हुए जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मिस्टर पार्किंसन ने शाम जाकर उस बूटी पर रिसर्च की और मुख्तलिफ दवाओं की आमेज़ी से एक ऐसा मुरक्कब तैयार करने में कामयाब हो गए जो कैंसर के मर्द के लिए खासा मुअस्सर साबित हुआ है। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कुर्सी में पहलू बदला। ओलिवर ने खासा गहरा जाल बिछाया था और इस शहर को तोड़ना आसान मालूम नहीं हो रहा था। ये बात कैसे मालूम हुई कि उनका तैयार करदा मुरक्कब कैंसर के लिए मुअस्सर है? मैंने पूछा। तजर्बे से, सफीर ने हैरत से कहा। मेरे अहमकाना सवाल पर उसकी हैरत बजा थी। उस मुरक्कब को कैंसर के मुख्तलिफ मरीजों पर इस्तेमाल करके देखा गया जिसके नताइज बहुत हौसला अफजा निकले। खैर, आप अपनी बात जारी रखिए। उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर पार्किंसन को यकीन था कि इस शोबे में तहकीक करने वाले दीगर लोगों को इस बूटी से मुतल्लक इल्म नहीं हो सका। लिहाजा उन्होंने अपनी इस कामयाबी को सीगाए राज में रखने का फैसला किया और इस सिलसिले में एक मंसूबा बनाया जिसके लिए उन्होंने शाम की हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की। मैं अगर गलत नहीं समझा तो उसने वाद वियाद की फैक्ट्री लगवाने की दरख्वास्त की होगी, मैंने कहा, और लालच ये दिया होगा कि इस दवा की फरोख्त से जो खतीर मुनाफा होगा और ज़रे मुबादला की रकम हासिल होगी उसका बड़ा हिस्सा शाम की हुकूमत को मिलेगा। मेरा अंदाजा गलत तो नहीं है सफीर मोहतरम? नहीं, लेकिन आपके इस अंदाजे से जाहिर होता है कि आप मिस्टर पार्किंसन की तरफ से बेहद बदगुमान है, हालांकि दरअसल वो इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं मिस्टर पार्किंसन की असलियत से वाकिफ हूँ और मुझे मालूम है कि वो कितने बड़े इंसानियत के मोहसिन है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन इसे छोड़िए और मुझे मजीद तफसीलात बताइए। हमारी हुकूमत और मिस्टर पार्किंसन के दरमियान मुआहदा हो गया जिसके बारे में बहुत कम अफराद को इल्म है और दमिश्क से 30 किलोमीटर जनूब मशरक में फैक्ट्री की तामीर शुरू हो गई है। ये तामीर अब किस मरहले में है? मैंने पूछा। मुकम्मल हो चुकी है और फैक्ट्री चंद ही रोज में काम शुरू करने वाली है। आप अंदाजा करें कि कैंसर की वाहिद मुअस्सर दवा जब मार्केट में आएगी तो उसकी मांग का क्या आलम होगा, जबकि ये मांग दुनिया के हर मुल्क में होगी और हमें हर मुल्क की मांग पूरी करना होगी। लुत्फ की बात यह है कि दवा बेहद सस्ती तैयार होगी और इसे अपनी मर्जी की कीमत पर फरोख्त किया जा सकेगा। मार्केट में इस वक्त कैंसर की जितनी भी अद्वियात दस्तयाब हैं वो सब इंतहाई महंगी हैं और लोग उन्हें उसके बावजूद भी खरीदते हैं कि उन्हें इन दवाओं की अदम अफादियत के बारे में इल्म होता है। सफीर मालूम नहीं क्या कहता रहा, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि ओलिवर ने बहुत गहरा रंग जमाया है। यकीनन उसने शाम के हुक्काम को मुतमईन कर दिया होगा, तभी तो उन्होंने फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी थी। बसूरत दीगर ये मुमकिन ही नहीं था। मैं सफीर की बातें तस्लीम कर लेता अगर मुझे ये इल्म ना होता कि मिस्टर पार्किंसन दरअसल ओलिवर है और मैं ओलिवर को किसी भी हाल में इंसानियत का दोस्त नहीं समझ सकता था। वो तो तकरीबकार था, इंसानियत का बदतरीन दुश्मन। मैं काफी देर तक अपने ख्यालात में डूबा रहा। सफीर की आवाज मेरी समात तक तो पहुंच रही थी, मगर इस वक्त फहम और समात का राब्ता मुनक़ते था। ये राब्ता उस वक्त बहाल हुआ जब वो खामोश हो गया और खामोश होने के बाद उसने मुझसे सवाल किया, अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल दायर करना तो फिलहाल मुश्किल है, मैंने कहा। ये बताइए कि फैक्ट्री की तामीर किस फर्म ने की है? तामीर का ठेका किसी फर्द को देने की बजाय मिस्टर पार्किंसन ने अपने एतमाद के लोगों से तामीराती काम कराया है। उसकी क्या जरूरत थी? मैंने चौंक कर पूछा। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार मुझे एक ऐसी बात नजर आई थी जो शुबे की जद में आती थी और मुझे इसमें दिलचस्पी की रमक महसूस हुई थी। दरअसल ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें राजदारी बहुत जरूरी थी, इसलिए हमारी हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि सारा काम मिस्टर पार्किंसन पर छोड़ दिया जाए ताकि अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो तमाम तर जिम्मेदारी भी उन्हीं की हो। अगर मामला इतना ही अहम था तो उन्होंने 2 साल फैक्ट्री अमेरिका में ही क्यों ना लगा ली? दीगर सहूलतों के अलावा यहाँ मार्केट भी बहुत बड़ी है और तरसील के अखराजात भी
बच जाते। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अली, सफीर ने कहा। शाम में फैक्ट्री लगाने की कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह तो यही थी कि यहाँ राजदारी बरकरार रखना मुश्किल हो जाता। मिस्टर पार्किंसन अगर अमेरिकी हुकूमत के इल्म में ये मामला लाते तो खबर आम जरूर हो जाती और आप समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होता। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। आखिर इस किस्म के फार्मूले पेटेंट भी तो कराए जा सकते हैं, उसके बाद क्या खतरा बाकी रह जाता है। पेटेंट कराने के लिए फार्मूला जमा कराना जरूरी होता है जो राजदारी के लिए खतरा है। दूसरा कोई शख्स भी इस दवा के जुज़्व आदम से वाकिफ हो सकता है। मार्केट तो बहरहाल यही है। मिस्टर पार्किंसन अपने फार्मूले को पेटेंट ना करवाते इसे खामोशी से तैयार किया जा सकता था। एक बात तो यह है कि इसे तिजारती पैमाने पर तैयार करने में राज अफशा हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। महदूद पैमाने पर अलबत्ता इसे तैयार किया जा सकता था, मगर इसमें भी तो एक बहुत बड़ी कबात थी। शाम में पाई जाने वाली बूटी को तोड़ने के बाद अगर ज्यादा देर रखा जाए तो उसकी तासीर ज़ायल हो जाती है। लिहाजा ये फैक्ट्री वहीं कायम करना जरूरी हो गया था जहां कुर्बो जवार में वो बूटी पाई जाती हो। मुझे अंदाजा था कि ओली बाबर ने कोई पहलू कमजोर नहीं छोड़ा होगा और मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मेरे हर एतराज का जवाब मौजूद था और इतना माकूल कि उसे फराड साबित करने के लिए मुझे अमली तौर पर बहुत कुछ करना था, जिसके लिए मैं हर तरह तैयार था। मुझे बस कुछ मालूमात दरकार थी। जिस हद तक राजदारी बढ़ती जा रही है इसमें तो खुद फैक्ट्री भी शामिल है। मैंने कहा, क्या मतलब? सफीर ने चौंक कर पूछा। शाम में किसी दवासाज फैक्ट्री का क़याम बजाय खुद एक खबर जो मुतलका लोगों की तवज्जो मबजूल करा सकती है। खबर किसी तक पहुंचे तब ना, सफीर ने मैंने खेज लहजे में कहा। किसी को ये इल्म ही नहीं कि किस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। क्या मतलब? अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने हर मरले पर इस खबर को खुफिया रखने का एहतमाम किया है, तामीरात से लेकर मशीनरी की तनसीब तक। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, मशीनरी तो जाहिर है बाहर से खरीदी गई होगी और ये बात पोशीदा नहीं रखी जा सकती। लेकिन मिस्टर पार्किंसन ने इसके लिए खास एहतमाम किया है। अव्वल तो मुख्तलिफ मशीनें मुख्तलिफ ममालिक से खरीदी गईं ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो सके किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम हो रहा है। दूसरे ये कि कोई भी चीज़ बराह रास्त शाम नहीं ले जाई गई, हर चीज़ पहले किसी और मुल्क ले जाई गई थी, फिर दूसरे मरहले में उसे शाम पहुंचाया जाता था। इस तरह हमने कामयाबी से फैक्ट्री कायम कर ली और किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। इस तरह तो अखराजात में बेहद इजाफा हो गया होगा, मैंने कहा। इसके इवज जो हमें फायदा होगा उसे भी तो देखिए ना। कैंसर के इलाज की दवा पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी। उस प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए शाम की तरफ से भी तो कुछ लोग मुकर्रर किए गए होंगे। शुरू में हमारा यही इरादा था, लेकिन मिस्टर पार्किंसन की दरख्वास्त पर इसे तर्क कर दिया गया। यह कितनी अजीब बात है कि किसी गैर मुल्की को इस हद तक आज़ादी दे दी जाए। मैंने कहा, हमारी हुकूमत ने हर तरह के इत्मीनान कर लेने के बाद ही मिस्टर पार्किंसन को इतनी आज़ादी दी है जनाब। उसके बावजूद ये राजदारी मेरी समझ से बाहर है। क्या तामीरात के मुख्तलिफ मराइल के दौरान ये मुआयना किया जाना जरूरी नहीं था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है? आम उसूल तो यही है, लेकिन मिस्टर पार्किंसन को उनकी खिदमात के इवज ये खुसूसी सहूलत फराम की गई थी। ताहम पिछले दिनों हुकूमत के चंद बड़े ओहदेदारों के दरमियान इस मामले पर इख्तलाफ राय हो गया था। बाद लोगों का इसरार था कि हुकूमत शाम की हुदूद में जो कुछ भी हो रहा है उसे हुकूमत से पोशीदा नहीं रहना चाहिए, और ये इख्तलाफ ज्यादा बढ़ा तो हुकूमत ने मिस्टर पार्किंसन से राब्ता कायम किया। उन्होंने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया कि चंद मखसूस अफराद फैक्ट्री की तामीरात का मुआयना कर लें। उस वक्त फैक्ट्री की तामीर किस मरहले में थी? मैंने बेसब्री से पूछा। फैक्ट्री की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, बस फिनिशिंग का काम होना बाकी रह गया था। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, मैंने मुसरिबाना अंदाज में कहा। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इससे क्या फर्क पड़ता है? सफीर ने कहा, यह तो इंसानियत की खिदमत का काम है। हमारी हुकूमत ने उनसे मुआवनत करके क्या बुरा किया? क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि इंसानियत की खिदमत के लिए इस कदर राजदारी बरतने की क्या जरूरत थी? हर आदमी समझ सकता है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि उसके अकब में एक अजीम मकसद कार फरमा था। मैंने एक तवील सांस ली। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी शायद धोखा खा जाता अगर मिस्टर पार्किंसन की असलियत से वाकिफ ना होता। असलियत से क्या मुराद है? सफीर ने हैरत से कहा, वो एक बहुत बड़ा मुजरिम है, बैनुल अक़वामी दहशतगर्द और अरबों का जानी दुश्मन। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, सफीर ने हंसकर कहा। वो तो बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है। ज़ुबैर ने भी सर हिलाकर सफीर की तायद की। उनके शरीफ होने का कोई सबूत मौजूद है आपके पास? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। मिस्टर पार्किंसन ऐसी गुमनाम शख्सियत के मालिक भी नहीं है कि उनके लिए किसी सबूत की जरूरत हो। साइंसी रसाइल में उनके मज़ामीन छपते ही रहते हैं। इस इतला पर मुझे कदरे हैरत हुई। मुमकिन है वो कोई और पार्किंसन हो, मैंने कहा।
एक आध बार उनकी तस्वीर भी छपी है और इसी वजह से उनकी शख्सियत शुबे से बालातर है। मेरे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था और मैंने ये अंदाजा भी कर लिया था कि जब शामी सफीर को मेरे लिए मुतमईन करना मुमकिन नहीं था तो शामी हुकाम को मुतमईन करना कतन मेरे बस से बाहर होता। सफीर तो इस मामले में बराह रास्त मुलव्वस भी नहीं था, जबकि शामी हुकाम ने तो खुद इस सब की इजाजत दे दी थी। आपको मिस्टर पार्किंसन पर किस किस्म का शुबा है? सफीर ने पूछा। मेरे ख्याल में आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए इस बारे में कुछ कहना फजूल ही होगा। फिर भी कुछ तो बताइए, मुमकिन है मैं अपनी हुकूमत को किसी हद तक कायल कर सकूं। जब आप खुद ही कायल नहीं होंगे तो किसी और को किस तरह कायल करेंगे? मैं आपकी कही हुई किसी बात को इतनी आसानी से तो रद्द नहीं कर दूंगा। सफीर ने इसरार किया। आप बताइए तो सही। मैं माजरत चाहता हूँ सफीर मोहतरम, मैंने नरमी से कहा। मौजूदा हालात में मैं जब तक कोई ठोस सबूत ना हासिल कर लूं जबान से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता, और ये मेरा वादा है कि अगर कहीं किसी किस्म की कोई साजिश हो रही है तो मैं इसे नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। उसके बाद सफीर ने इसरार नहीं किया। मैं इसी वक्त वापस आना चाहता था, मगर सफीर के इसरार पर मुझे रात के खाने के लिए रुकना पड़ा, और जब मैं खाने के बाद वापस हुआ तो रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। बुड और सिल्विया नशिस्तगाह में मौजूद थे। क्या रहा चीफ? बुड ने पूछा। मुझे यकीन है कि तुम कामयाब लौटे होगे और मामला तुम्हारे देन में साफ हो गए होंगे। इसके बरक्स है, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मामलात और ज्यादा उलझ गए हैं। पहले अली को खाना तो खा लेने दो, सिल्विया ने कदरे खफकी से कहा। आते ही सवालात शुरू कर दिए। मैं खाना खा कर आया हूँ, तब भी जरा देर दम तो ले लो। सारा दिन मसरूफ रहने के बायस तुम थक गए होगे। इन नदाकतों का गुजर हम जैसे लोगों के करीब से भी होने लगे तो हम नाकारा तसव्वुर किए जाने लगे, मैंने हंस कर कहा। और उसके बाद मैंने सुबह से अब तक की रुदात बुढ़ के गोश गुजार कर दी। तुमने गलती की चीफ, बुढ़ ने कहा। तुम्हारी जगह मैं होता तो पार्किंसन को फ्रॉड साबित करने में जरा भी दुश्वारी ना महसूस करता। ओहो, वो कैसे? मैंने पूछा। जब ये बात तुम्हें मालूम थी कि पार्किंसन के मेकअप में ओवली बावड़ है तो इसे साबित करना क्या दुश्वार रह जाता? मैंने सख्ती से ये हिदायत दे दी है कि अभी ये बात जाहिर ना होने पाए कि पार्किंसन पर किसी किस्म का शुबा किया जा रहा है। अगर मैं पार्किंसन की असलियत जाहिर कर देता तो सिफारत खाने वालों के लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया चीफ? बुढ़ ने हैरत से कहा। बात को ख्वाह मुख्वाह तूल देने से क्या फायदा? ये मालूम करना जरूरी है कि ओली बावड़ ने इतना लंबा चक्कर क्यों चलाया है। यकीनन उसने कोई बहुत बड़ी साजिश की है। मेरा सबसे पहला हदफ इस साजिश के तार पोत बखेरना है। वर्दी के मालिक को चीफ, जो चाहो करो। बुढ़ को तो बस बताते रहो कि कब उसे क्या करना है। ओली बावड़ की निगरानी खत्म करा दो और अली ग्रुप के तमाम अरकान को वापस भिजवा दो, और अगर वो हमारी नजरों से ओझल हो गया तो नहीं होगा, मैंने कहा। चंद रोज के अंदर अंदर वो शाम चला जाएगा, जिसकी इतला मुझे मिल जाएगी। मैडम का मामला भी तो है, क्या तुमने उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है? उसके लिए तो मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा जो आर पार कर देने वाला होगा। इस तरह निगरानी करना तो अब बिल्कुल ही बेसुध होगा। ओके चीफ, कल सुबह ही मैं निगरानी खत्म करा के उन सब को वापिस भिजवाए देता हूँ। बगैर कुछ सोचे समझे कोई कदम उठाना गैर मुनासिब होगा, सिल्विया ने तशवीश से कहा। मेरा ये मकसद नहीं कि मैं कोई अंधाधुंध कदम उठा बैठूंगा, लेकिन ये है कि अब मुझे अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी और उसके लिए तुम मेरी मदद करोगी। कितनी बार तो कह चुकी हूँ कि मुझे भी कुछ बताओ, मगर तुम मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहे। अब दूंगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। अब सुबह से मेरे ज़हन में ये उलझन मौजूद है कि एंड्रयू पर क्या अमल किया गया होगा कि वो इंतहाई नातवानी की हालत में भी इस कदर खूनख्वार हो गया कि उसने तकरीबन मेरी जान ही ले ली थी। और आखिर वो क्या चीज़ थी जिसके जरिए उसने मेरी शनाख्त कर ली थी? तुमने खुद ही तो बताया था कि उस पर अमले तनवीम किया गया होगा, सिल्विया ने कहा। गोया तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, मैंने मायूसी से कहा। मैं बताऊं चीफ, बुढ़ ने दखल देते हुए कहा। अमले तनवीम का कोई माहिर ये मसला हल कर सकता है। मुझे भी मालूम है कि अमले तनवीम का कोई माहिर इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकता है, मैंने कहा। लेकिन सिल्विया से मैंने इसलिए पूछा था कि शायद इसे मेरे बारे में, कि शायद इसे उस बारे में कुछ मालूम हो। मेरे लिए तो खुद ही एक हैरान कुन बात है, सिल्विया ने कहा। मुझे अमले तनवीम से ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं है, मगर कभी कभार किसी रसाले में कोई आर्टिकल नजर से गुजर जाता है, और जहाँ तक मुझे मालूम है अमली तनवीम के जरिए किसी शख्स की जिस्मानी ताकत में तो हरगिज़ इजाफा नहीं किया जा सकता। मेरा भी यही ख्याल है, और मैं इन इम्कानात पर गौर कर रहा हूँ कि क्या किसी तरह यही अरबा ओली बावड़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो अमले तनवीम के किसी माहिर की खिदमात हासिल करना पड़ेंगी, बुढ़ ने कहा।
अमले तनवीम का ऐसा माहिर हम कहां से मुहैया करें जो हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम कर सके। ये मसला हल करना पीटर की जिम्मेदारी है। मैं उसे बुलाकर लाता हूँ, वुड ने कहा और पीटर को बुलाने चला गया। चंद मिनट बाद वो पीटर के साथ कमरे में दोबारा दाखिल हुआ। ये किसी लियोनार्ड की बात कर रहा है, वुड ने आते ही कहा। उसने रात से ही मैं पीटर से मालूमात हासिल कर ली थी। मेरा उससे कभी वास्ता तो नहीं पड़ा, लेकिन उसके बारे में तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। उससे बहुत सी पुरस्कार बातें भी मंसूब की जाती हैं। उससे मालूमात हासिल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? उससे वक्त लेना पड़ेगा, जो बाज़ औक़ात कई कई दिन के बाद मिलता है। और ये भी मशहूर है कि वो सिर्फ अमीरों के केस लेता है। केस से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने पूछा। आमतौर यही है कि वो अमले तनवीह के जरिए इलाज करता है, मगर मैंने ये भी सुना है कि वो मुजरिमों से मुआवनत भी करता है और पुलिस की ब्लैक लिस्ट पर है, मगर उसके खिलाफ कोई साबित नहीं किया जा सकता। ओहो, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? मैंने कहा। पहले तो खैर मैं क्या समझ पाता, मुझे तो अब भी अंदाजा नहीं हो पा रहा कि ये मालूम करके तुम फायदा क्या उठाना चाहते हो। पहले मरहले में तो मैं सिर्फ उससे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, फायदा और नुकसान तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, पीटर ने कहा। मैं सुबह ही उससे वक्त लेने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैंने नभी में सारी लाया। जो काम करना है फौरन करना है। मैं इंतजार करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर ये बात है तो फिर सुबह उसके मुतीब पहुंचकर हम जबरदस्ती उससे मिल लेंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? सुबह तक इंतजार करना भी मुश्किल है। कोई ऐसी सूरत निकालो कि उससे अभी मुलाकात हो जाए। थोड़ी देर इंतजार करो, मैं मालूम करता हूँ कि वो कहाँ रहता है, फिर उसके घर पर दावा बोल देंगे। पीटर कमरे से चला गया और मैंने सिल्विया से कहा, हारून राबील ने इमारत में क्या हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं? आजकल मुसल्लह मुआवजों की तादाद में इजाफा हो गया है, सिल्विया ने बताया, वरना पहले तो इतने ज्यादा मुआफिज नहीं होते थे। उन्हें तो मैं भी देख चुका हूँ। ये बताओ कि इनके अलावा और क्या इंतजामात हैं? ये भी तुम्हें मालूम ही होगा कि इमारत के अहाते में कुत्ते घूमते रहते हैं। नहीं, मैंने हैरत से कहा। जब लकी मुझे उस इमारत से लेकर फरार हुई थी तो वहाँ एक कुत्ता भी नजर नहीं आया था। वो तो एक तयशुदा प्रोग्राम था, लिहाजा कुत्ते उन्होंने पहले ही बंद कर दिए होंगे। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इस बात के इम्कानात का जायजा ले रहा हूँ कि उस इमारत में घुसा जा सकता है या नहीं। मैं तुम्हें उसका हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगी। कुत्ते निहायत खौफनाक और तरबियत याफ्ता हैं। उन्हें गोश्त के पार्चों पर बेहोशी की दवा लगाकर खिलाई जा सकती है। उनका क्या मसला है? उनकी तरबियत में इस बात को खास तौर पर मनूज़े खातर रखा गया है कि वो किसी अजनबी की हाथ से कुछ नहीं खाते और ना ही कोई पड़ी हुई चीज़ खाते हैं। जब मैंने ये तय कर लिया है कि मुझे उस इमारत में दाखिल होना है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, ख्वाह नतीजा कुछ भी बरामद क्यों ना हो। तुमने खुदकशी करने का मुसम्मम इरादा कर लिया है तो मैं भला क्या कर सकती हूँ? सिल्विया ने मुज़रिबाना अंदाज में कहा। सारे मुसल्लह मुहाफिज इमारत के अंदर होते हैं या कोई बाहर अहाते में भी होता है? मैंने सुनी अनसुनी करते हुए अगला सवाल किया। इमारत के दरवाजे पर एक और अहाते के गेट पर 2 मुसल्लह अफराद मुस्तकिल मौजूद रहते हैं। इमारत के अंदर मुसल्लह मुहाफिजों की मौजूदगी जरूरी नहीं होती। ओहो, तब तो इमारत में दाखिल होना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 3 आदमियों से तो बआसानी निपटा जा सकता है। कंपाउंड में कम अज कम 4 खूनख्वार कुत्ते आजाद घूमते रहते हैं। उनका क्या करोगे? जानवर बेचारा बेवकूफ होता है, उसे जिस हद तक तरबियत दे दी गई है उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। कुत्तों को धोखा देना भी कोई मसला है? अब तो ओलिवर को तुम्हारी तरफ से भी खतरा है। मुमकिन है उसने कुछ इजाफी इंतजाम भी कर डाले हों, वुड ने कहा। इजाफी इंतजाम तो उस वक्त भी किए गए थे जब अली उस इमारत में लाए गए थे। उस वक्त हर मंजिल पर मुसल्लह मुहाफिज तैनात कर दिए गए थे, सिल्विया ने कहा। मेरा मतलब है कि कहीं इमारत की छत पर भी मुसल्लह मुहाफिज तैनात न कर दिए गए हों, वुड ने कहा। नहीं, सिल्विया बोली, मेरे आने तक ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा कोई इंतजाम किया जाता तो मेरे इल्म में जरूर होता। इसका इम्कान भी नहीं है, मैंने कहा। 4 खूनख्वार और तरबियत याफ्ता कुत्ते और 3 मुसल्लह अफराद बहुत काफ़ी होते हैं। मेरे ख्याल में कोई शख्स चोरी छपे अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और जब किसी के अंदर दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो छत पर मुआवजों की मौजूदगी खुद ब खुद खारिजत बहस हो जाती है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि कोई चोरी छुपे अंदर दाखिल नहीं हो सकता और दूसरी तरफ इस नामुमकिन काम को करने का इरादा भी रखते हो। आखिर तुम हो क्या भला? यकीनन मेरे ज़हन में उन हिफाजती इंतजामात की इसार को तोड़ने का कोई तरीका मौजूद होगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो तरीका किसी और के ज़हन में भी तो आ सकता है, सिल्विया ने झुंझला कर कहा। जो तरीका तुम्हारे ज़हन में आ सकता है, क्या ओलिवर इस इम्कान पर गौर नहीं कर सकता? पहले मैं अमले तनवीम के उस माहिर से मिल लूं, फिर बताऊंगा। इसी दौरान तुम ये गौर करो कि हारून राबील का कोई ऐसा नजदीकी आदमी जो कदो कामत में मुझ जैसा हो।